हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। डेली के करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे थे। आज का जो टॉपिक हमारा हो जाता है, आप देखिए इम्पोर्टेंट है टॉपिक हमारा, है ना। हम लोग आज 7 टॉपिक हम लोग ख़त्म करेंगे। न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो न्यूज़पेपर में हमेशा यह एक चर्चा का विषय रहा है। विश्व मलेरिया दिवस हम लोग देखेंगे, उसके बाद खोंगजुंग दिवस पढ़ेंगे। दिवस से तो एक प्रश्न पक्का पूछा ही जाता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बांग्लादेशी गायिका हैं जिनका नाम है रिजवाना चौधरी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद लॉरियस स्पोर्ट्स पुरस्कार भी दिया गया, है ना। खेल की दुनिया में सबसे महान ये पुरस्कार होता है ना। नोबेल भी बोला जाता है उसको। आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन हुई और शेंग खिलंग उत्सव भी मनाया गया। हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं। चलिए देखा जाए विश्व मलेरिया दिवस, है ना। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, क्यों होता है मलेरिया, इसका भी चर्चा होगा। देखिए करंट अफेयर्स की अगर बात कर दिया जाए तो अभी भी हम कहते हैं कि न्यूज़पेपर और एक मैगजीन हमेशा पढ़ना चाहिए। प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल, जो भी हो, आपको जो अच्छा लगे, आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर बात किए तो प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है ना। विश्व मलेरिया दिवस की बात किया जाए, पूछा जाता है एक दिवस प्रश्न जो है पूछा जाएगा आपसे। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है ना। विश्व मलेरिया दिवस, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य हो जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाई जाती है। इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो मलेरिया की रोकथाम और इसके नियंत्रण के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य हो जाता है। इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2007 में किया गया था। WHO के द्वारा इसका शुरुआत जो है 2007 में किया गया। और विश्व मलेरिया दिवस 2024 की अगर थीम की बात कर दे, है ना, प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी थीम के बारे में भी बताइए। BPSC में अक्सर पूछा जाता है ना। तो विश्व मलेरिया दिवस जो हुआ 2024, उसका थीम पूछा जा सकता है तो अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना, यह इसका थीम हो जाता है ना। ये इसका थीम हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए मलेरिया को लेकर के जो है बातें। देखिए मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग हो जाता है ना। यह एक संक्रामक रोग हो जाता है जो प्लाज्मोडियम कुल के प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है ना। यह परजीवी के द्वारा फैलता है। प्रोटोजोअल जो है, प्रोटोजोअल परजीवी के द्वारा फैलता है। और मलेरिया के परजीवी का जो वाहक जो होता है ना, वो मादा एनाफिलीज मच्छर हो जाता है। एनाफिलीज मच्छर, इसी एनाफिलीज के काटने से आपको मलेरिया होता है। इसके काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर बहुगुणित यानी बहुत संख्याओं में क्या करता है, बढ़ जाता है ना। लाल रक्त कोशिकाओं में अक्सर पूछा जाता है प्रश्न पूछा जाता है कि मलेरिया का वाहक कौन सा मच्छर होता है। एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज हो जाएगा। इसी मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। मादा मच्छर ही काटती है। खोंगजोम दिवस की बात करें यहाँ पे, खोंगजोम दिवस देखते हैं चर्चा में क्यों रहा है, क्यों चर्चा में रहा है। देखिए यहाँ से हो सकता है आपसे सवाल पूछ सके, आपसे ये भी पूछ सके कि खोंगजोम दिवस किन राज्यों में मनाई जाती है ना, किन राज्यों से इसका संबंध है। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हाल ही में मणिपुर की बात किया जाए तो मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कहाँ पे, तो मणिपुर में मनाया जाता है ना। मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है और इसे वर्ष 1891 के खोंगजोम युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले सैनिकों की याद में प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हालांकि इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो गई थी और मणिपुरी जो सैनिक थे उनकी हार हो गई थी, लेकिन उनका जो शौर्य था, उनका जो कह सकते हैं कि जो बहादुरी था, वो बहादुरी देखने वाला था।
है ना। तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। खोंगजुम युद्ध स्मारक की बात करें तो मणिपुर के थौबल जिले के खेम्बाचिंग में स्थित है ना। ये भी हो सकता है पूछे। तो खोंगजुम युद्ध स्मारक की बात करें तो मणिपुर के थौबल जिले के खेबाचिंग में क्या है, स्थित हो जाता है। खोंगजुम युद्ध के बारे में थोड़ा देखिए। कहा जाता है कि यह युद्ध जो है 1891 में मणिपुर की सेना और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, है ना। ये जो खोंगजुम युद्ध है दो लोगों के बीच में होता है। एक हो जाएगा अंग्रेज, है ना, अंग्रेज हो जाएगा, और दूसरा मणिपुर की जो सेना थी उसके बीच में हुआ था। और देखिए इसमें मणिपुरी सेना की हार हो गई थी और मणिपुर पर अंग्रेज़ों का अधिकार यहाँ पे हो गया था। इसलिए कभी कभी हो सकता है पूछे यह युद्ध कब हुआ, 1891 में होता है। और खोंगजुम युद्ध जो है दो लोगों के बीच में होता, एक अंग्रेज हो जाते हैं, एक मणिपुर सेना हो जाती है, जिससे मणिपुर सेना की हार हो जाती है और अंग्रेजी सरकार जो है वो जीत जाते हैं, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। बांग्लादेशी गायिका रिजवाना चौधरी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यही है रिजवाना चौधरी और हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं ये, इनके द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में क्यों है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग चर्चा में क्यों है। देखिए हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, बांग्लादेशी गायिका जिनका नाम रिजवाना चौधरी है उनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। हो सकता है ये सवाल आपसे पूछे, इसलिए VVI हो जाता है ये आपके लिए, है ना। इन्हें यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। ये रविंद्र संगीत से संबंधित है। इन्होंने रविंद्र संगीत पर कई किताबें भी लिखी है। ये ढाका में एक संगीत विद्यालय सुरेर धारा चलाती है। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि सुरेर धारा का संबंध जो है किनसे है, तो यही बांग्लादेशी जो गायिका है रिजवाना चौधरी, इनसे संबंध हो जाता है ना। यह पुरस्कार जो है कला के क्षेत्र में इनको दिया गया। और याद रखिएगा ये जो गायिका है रिजवाना चौधरी, इन्हीं को हाल ही में, है ना, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखा जाए। पद्म पुरस्कार की बात करें तो यह 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं, है ना, और ये भारत सरकार के सर्वोच्च सम्मान में माना जाता है और देश और विदेश के लोगों को दिया जाता है। पद्म विभूषण हो जाएगा, पद्म भूषण हो जाएगा और पद्मश्री हो जाता है। तो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हो जाता है ये। और ये पुरस्कार कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा, सामाजिक कार्य और विज्ञान समेत कई क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले और विशिष्ट काम करने वाले लोगों को दिया जाता है ना। यह क्षेत्र जो है, हो सकता है क्षेत्र भी पूछा जा सके, इसलिए याद रखना जरूरी है। देखिए वर्ष 1954 से, है ना, वर्ष 1954 से प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की अवसर पर इसकी घोषणा किया जाता है और इसका प्रारंभ जो है 1954 से स्टार्ट हुआ। पद्म विभूषण में 3 वर्ग थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग हो जाता है। 8 जनवरी 1955 को इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। ठीक है। पद्म विभूषण की बात करें तो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए यह सम्मान है दिया जाता है। दूसरा अगर बात करें पद्म भूषण की तो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए यह सम्मान दिया जाता है। उसके बाद पद्मश्री की बात करें तो विशिष्ट सेवा के लिए यह सम्मान दिया जाता है। यानी कि 3 प्रकार के सम्मान जो है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है, माना जाता है ना। और इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। लॉरियस स्पोर्ट्स पुरस्कार, है ना, लॉरियस स्पोर्ट्स पुरस्कार BPSC में कम से कम 5 से 6 सवाल जो है, कभी कभी 4 से 5 सवाल जो है डायरेक्ट आपको खेल से पूछा जाता है ना। खेल में बहुत सारे भाग हो जाते हैं, टेनिस हो जाएंगे, क्रिकेट हो जाएंगे, फुटबॉल हो जाएंगे, है ना, बहुत सारा चीज़ें हैं और आपको वहाँ से देखना होगा। ठीक है। हो सकता है एक सवाल यहाँ से भी बन जाए, लॉरियस स्पोर्ट्स पुरस्कार से चर्चा में क्यों रहा, तो देखिए सबसे पहली बात यह है चर्चा में क्यों रहा, है ना। हाल ही में नोवाक जोकोविच जो आप जानते होंगे, अगर आप खेल के प्रिय होंगे, है ना,
आपको खेल में बहुत इंटरेस्ट होगा तो पक्का आपको ये बात पता होगा कि इसका संबंध किससे है, तो टेनिस से हो जाता है ना। तो हाल ही में नोवाक जोकोविच को लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है ना। यह पुरस्कार लगातार ये जीतते आ रहे हैं, लगभग 5वीं बार इनको यह सम्मान दिया गया है। हाल ही में नोवाक जोकोविच को लॉरियस स्पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। और नोवाक जोकोविच एक प्रसिद्ध क्या है, टेनिस खिलाड़ी हो जाते हैं। नोवाक जोकोविच का संबंध भी हो सकता है, आपसे पूछिए कि इनका संबंध किससे है, किस खेल से है, तो टेनिस से हो जाएगा, है ना। इन्हीं को मिला है लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है, पुरस्कार मिला है, ठीक है। नोवाक जोकोविच एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हो जाते हैं और नोवाक जोकोविच ने 5वीं बार यह पुरस्कार जीता है, 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने 5वीं बार जीता। जोकोविच इससे पहले 2012 में जीता था, 2015 में भी जीता, 2016 में भी जीता और 2019 में भी यह पुरस्कार ये प्राप्त कर चुके हैं। स्पेन की फुटबॉल खिलाड़ी जिनका नाम है एटाना बोनमती को वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया, है ना। इनको यह सम्मान जो है वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का सम्मान आपको स्पेन की जो फुटबॉलर हैं जिनका नाम है एटाना बोमनी, इन्हीं को यह सम्मान दिया गया। यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए लॉरियस स्पोर्ट्स पुरस्कार के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, आखिर है क्या। तो देखिए यह एक वार्षिक पुरस्कार समारोह हो जाता है ना। यह एक वार्षिक पुरस्कार समारोह हो जाता है। इसे खेलों का ऑस्कर कहा जाता है, खेल की दुनिया में इसको ऑस्कर कहा जाता है ना। इसमें खेल जगत के व्यक्तियों और टीमों को साल भर की खेल उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता है ना। साल भर में जिन लोगों ने अपनी उपलब्धियां हासिल की होगी, इसी उपलब्धियों के परीक्षण के आधार पर ही यह सम्मान दिया जाता है। इसकी स्थापना की बात कर दिया जाए तो इसकी स्थापना 1999 में किया गया था। लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन के संस्थापक संरक्षक डेमलर और रिचमोंड के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। कब किया गया, तो 1999 में किया गया था और पहली बार यह पुरस्कार 2000 में प्रदान किए गए थे। पहली बार यह पुरस्कार जो है 2000 में प्रदान किए गए थे और इसकी स्थापना 1999 में किया गया था। ये जो सवाल है हो सकता है आपसे पूछा जा सके क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आर्यभट्ट जो सम्मान है, पुरस्कार है, किसे प्रदान किया गया, ये हो सकता है आपसे पूछा भी जा सके, है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चर्चा में क्यों है, तो हम लोग देखेंगे हाल ही में पाउलुरी सुब्बा राव को, है ना, नाम थोड़ा अच्छा है इसीलिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। पाउलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना। कौन सा, आर्यभट्ट पुरस्कार। आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो पाउलुरी सुब्बा राव को यह सम्मान प्राप्त है और इन्हें यह पुरस्कार भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में योगदान के लिए मिला है ना। तो भारत में इनको क्यों यह पुरस्कार मिला, है ना, तो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जो योगदान इन्होंने किया, इसी के सिलसिले को लेकर के इनको यह आर्यभट्ट पुरस्कार दिया जाता है। देखिए पाउलुरी सुब्बा राव की बात किया जाए तो यह अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक हो जाते हैं। ये भी आपसे हो सकता है पूछा जाए, है ना। पाउलुरी सुब्बा राव जो है अनंत टेक्नोलॉजी के क्या है, संस्थापक हो जाते हैं जिनको आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आर्यभट्ट पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जाना जाए, है ना। देखिए इस पुरस्कार का नाम 5वीं शताब्दी के भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। इस पुरस्कार की स्थापना 1992 में हुआ था। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना की थी। किसने, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता को मान्यता देना है और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया उन लोगों को आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान करती है जिन्होंने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना। उन्हीं लोगों को यह सम्मान जो है दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन कहाँ पे हुआ, इसको हम लोग देखते हैं।
चर्चा में क्यों रहा, है ना, चर्चा में क्यों रहा? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे, है ना, कौन सा हो जाता है, छठा अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन का संबोधन किया गया भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है दिल्ली में, और इसका उद्देश्य ऐसे लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण करना जो आपदाओं और जलवायु परिवर्तन का सामना कर सके। इस सम्मेलन का विषय हो जाता है अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। इस सम्मेलन का विषय जो है ये हो जाएगा अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन की शुरुआत 2019 में हुआ था और वर्तमान में यह 39 देशों और 7 संगठनों का एक वैश्विक संगठन गठबंधन हो जाता है ना। सेंग खिलंग उत्सव, ऐसे उत्सव पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चर्चा में क्यों है तो यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि हाल ही में मेघालय में कौन सा, तो 34वां सेंग खिलंग उत्सव संपन्न हुआ। पूछा जा सकता है कि सेंग खिलंग उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो कहाँ हो जाएगा, मेघालय में हो जाता है। मेघालय में आप जाएंगे तो 3 वहाँ पे पहाड़ियाँ है, खासी जयंतिया, है ना, खासी जयंतिया, और उसमें एक और भी है ना। तो यहाँ पे देखिए यह उत्सव खासी समुदाय में आस्था रखने वाले अनुयायियों के एकीकृत मंच प्रदान करता है। इस त्यौहार में मोनोलिथ का प्रतीकात्मक आदान प्रदान किया जाता है जो खासी समुदाय के बीच अस्थायी एकता की भावना का क्या हो जाता है, प्रतीक हो जाता है। देखिए यह मेघालय का सबसे बड़ा समुदाय हो जाता है, यह मेघालय का सबसे बड़ा समुदाय है और ये मुख्य रूप से मेघालय के पूर्वी भाग, उत्तरी भाग भारत की खासी और जयंतिया पहाड़ियों में रहते हैं। ये लोग खासी भाषा बोलते हैं, है ना, और यह मातृत्वात्मक समाज हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समुदाय की सबसे छोटी बेटी ही पैतृक संपत्ति पाने की अधिकारी होती है। संपत्ति पैतृक जो है उसको पाने की अधिकारी हो जाती है। आप लोग ज़रूर इस प्रश्नों को कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाता है ना, क्योंकि हमने जो अभी डिस्कशन किया इसी से ये सवाल पूछा गया है। सेंग खिलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है ना। ऑप्शन आपके पास 4 हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके पास कितने हो जाएंगे, 4। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों में किस राज्य में सेंग खिलंग उत्सव मनाया जाता है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो ये डेली का जो करंट अफेयर्स है चलता रहेगा और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। 70 बीपीएससी के लिए हो जाता है ना, 70 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और बीपीएससी जो टीचर है इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।